हेलो गुड इवनिंग सभी साथियों को भव्य जो आपके यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हम जो पीएसआई एग्जाम के लिए हमारी रैपिड रिवीजन क्लासेस हम देख रहे थे, जिसके अंदर हम राजस्थान हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। और हमने अभी देखा था कि लास्ट टाइम हमने 1857 की क्रांति और साथ में जो अगला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वह था फार्मर प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन। यह टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। फार्मर प्रोटेस्ट में हम पहले पार्ट में हम देख चुके हैं कि हमने बिजोलिया किसान आंदोलन और उसके दौरान जो भी घटनाक्रम हुए थे उन सभी के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी। अब बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते वक्त हमने एक चर्चा की थी कि जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कब 1920 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, वह कहाँ पे होता है? नागपुर में। उस नागपुर अधिवेशन के दौरान जो गांधी जी हैं, गांधी जी द्वारा बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है उसको नैतिक समर्थन दे दिया जाता है। अब जब भारत में इतने बड़े नेता राजस्थान के किसी आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं, तो इस चीज को देखकर बिजोलिया आंदोलन तो बढ़ाई, साथ के साथ में जो अन्य बाकी के जो गांव वाले थे या बाकी के आस पड़ोस के जितनी भी रियासतें थी, वहां के जो किसान उस समय परेशान थे सामंतों से, उनको भी उससे क्या थोड़ा मोटिवेशन मिला और उन्होंने भी क्या किया कि किसान आंदोलनों की शुरुआत कर दी। किसको देखते हुए? कि बिजोलिया आंदोलन की सफलता को देखते हुए, प्लस जो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन में जो कांग्रेस के जो जितने भी बड़े नेता थे उन्होंने इन आंदोलनों को समर्थन दिया। उसके बाद में उनके मन में भी क्या है कि हम भी अपने हक अधिकारों के लिए क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। इसलिए देखते ही देखते बिजोलिया के साथ साथ में यह किसान आंदोलन राजस्थान के बहुत से हिस्सों में फैल गया। अब कौन कौन से हिस्सों में यह किसान आंदोलन चला, क्या क्या घटनाक्रम हुई थी, उन सभी को चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था, जिस ठिकाने का नाम क्या है? बेगू। कि मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना है, वह कौन सा ठिकाना है? बेगू ठिकाना मेवाड़ रियासत का। वहां पर भी यह आंदोलन चला। अब मैंने जैसे कि आपको पहली क्लास में बताया था कि कोई भी आंदोलन हो सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? उस आंदोलन के कारण जानना जरूरी है। अब बेगू में किसान आंदोलन के क्या कारण थे? वह कारण थे 53 प्रकार के टैक्स। बिजोलिया में हमने कितने प्रकार के टैक्स देखे थे? बिजोलिया में हमें 84 प्रकार के टैक्स देखे थे, लेकिन बेगू में कितने प्रकार के टैक्स हैं? 53 प्रकार के टैक्स है। प्लस कोई भी किसान आंदोलन हो, ये 3 रीजन है कि क्या? एक तो भू राजस्व अधिक, दूसरा लाटाकुंता और एक बेगार। ये आपको हर किसान आंदोलन में ये 3 रीजन आपको लिखने ही है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेगू किसान आंदोलन में कितने प्रकार के टैक्स थे? 53 प्रकार के टैक्स थे। और हमने बात करते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन में जब हमने बात की थी, तो बिजोलिया किसान आंदोलन में कितने प्रकार के टैक्स लिए जा रहे थे? तो बिजोलिया के अंदर 84 प्रकार के टैक्स लिए जा रहे थे। इस कारण इस आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1921 में। किसके द्वारा? धाकड़ किसानों के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत होती है। और हमने पढ़ा था कि ये धाकड़ किसानों के द्वारा ही बिजोलिया में किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। कौन से स्थान से होती है? तो मैनाल के भैरूकुंड से। मैनाल एक जगह है जो कि कहाँ पे पड़ती है? बेगू में पड़ती है। मेवाड़ रियासत का हिस्सा है। बेगू भी मेवाड़ रियासत का हिस्सा है और मैनाल भी मेवाड़ रियासत का हिस्सा है। वहां पे एक स्थान है जिसको किस नाम से जानते हैं? उस स्थान को भैरूकुंड के नाम से जानते हैं। उस स्थान से 1921 में धाकड़ किसानों के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। धाकड़ किसानों द्वारा बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत की जाती है। जब हम बेगू किसान आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं, तो जब बेगू किसान आंदोलन के जो नेता के बारे में पढ़ते हैं वे कौन थे? राम नारायण चौधरी। बेगू किसान आंदोलन के नेता कौन थे? राम नारायण चौधरी। वैसे बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। और बेगू किसान आंदोलन के नेता कौन थे? बेगू किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? राम नारायण चौधरी। और उस समय के जो सामंत थे, बेगू के जो सामंत थे, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, अनूप सिंह चुंडावत। सामंत कौन थे? अनूप सिंह चुंडावत। तो आपको ध्यान रखना है कि बेगू किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? राम नारायण चौधरी। सामंत कौन थे? अनूप सिंह चुंडावत। अब राम नारायण चौधरी और अनूप सिंह चुंडावत के बीच में एक व्यक्ति समझौता करवाते हैं। कब करवाते हैं? 1922 में। क्या करवाते हैं? 1922 में समझौता करवाते हैं। कौन व्यक्ति है? तो आपको ध्यान रखना है कि विजय सिंह पथिक ही वह व्यक्ति है जो कि सामंत और किसके बीच में समझौता? किसानों के बीच में। और किसानों के रिप्रेजेंटेटिव यानी कि किसानों के प्रतिनिधि, किसानों के नेता कौन है? राम नारायण चौधरी। यानी कि बेगू सामंत और किसानों के बीच में कौन समझौता करवा रहे हैं? विजय सिंह पथिक समझौता करवा रहे हैं। कब करवा रहे हैं? 1922 में यह समझौता करवा रहे हैं। बिजोलिया रियासत में हमने देखा था कि मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह एक जाट अधिकारी
किसको नियुक्त करते हैं, हामिद को जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं, प्लस वह दो जांच आयोग का भी गठन करते हैं और मेवाड़ रियासत उनकी मांगों को मान लेती है, लेकिन सामंत क्या है वो उसको अस्वीकार कर लेता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा होता है, यहाँ पर सामंत क्या करता है, किसानों की बातों को मान लेता है, लेकिन जैसे ही सामंत किसानों की बातों को मान लेता है, इस फैसले को अस्वीकार कौन कर देती है, मेवाड़ रियासत इस फैसले को क्या कर देती है, अस्वीकार कर देती है। कि मेवाड़ रियासत सामंत के इस समझौते को क्या करती है, इस समझौते को स्वीकार नहीं करती है और उसके स्थान पर क्या है, अनूप सिंह चुंडावत को अपने पद से हटा देती है, इसको गिरफ्तार करके अब मेवाड़ रियासत यहाँ पे नया प्रशासक किसको नियुक्त करती है, अमृतलाल को यहाँ पर नया प्रशासक नियुक्त करती है। हम अगर थोड़ी और चीजों को ध्यान करें तो हम देखेंगे कि जो बेगू किसान आंदोलन है उसके नेता कौन है, रामनारायण चौधरी, सामंत कौन है, अनूप सिंह चुंडावत। इन दोनों के बीच में समझौता कब होता है, समझौता 1922 में। कौन करवा रहे हैं, विजय सिंह पथिक करवाते हैं। लेकिन इस समझौते को कौन स्वीकार नहीं करता है, इस समझौते को मेवाड़ रियासत स्वीकार नहीं करती है और मेवाड़ रियासत इस समझौते को क्या कर देती है, अस्वीकार कर देती है। इसलिए अनूप सिंह चुंडावत को तो क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी जगह नया प्रशासक अब बेगू का किसे नियुक्त किया जाता है, अमृतलाल को बेगू का नया प्रशासक नियुक्त किया जाता है। और एक अंग्रेज अधिकारी है जिनका नाम है ट्रेंच। ट्रेंच इस समझौते को क्या नाम देते हैं, ट्रेंच इस समझौते को बोल्शेविक समझौते का नाम देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बेगू किसान और सामंतों के बीच में जो समझौता हुआ था उसे बोल्शेविक समझौता किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था, तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रेंच अंग्रेज अधिकारी है जिसने उसको किसके नाम दिया है, बोल्शेविक समझौते का नाम दिया। और अनूप सिंह चुंडावत को क्यों गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि इन्होंने मेवाड़ रियासत ने किसानों के साथ किए गए समझौते को क्या कर दिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था। तो अब उसके बाद में जब जैसे ही इसको अस्वीकार किया वैसे किसानों का गुस्सा और बढ़ गया। किसानों का गुस्सा जैसे बढ़ता है तो इस आंदोलन को यह और अधिक सुसंग और अधिक ढंग से चलाने के लिए क्या करते हैं, किसानों की सभा करते हैं। कहां पर करते हैं, गोविंदपुरा नाम पर क्या करते हैं, किसानों की सभा करते हैं। अब जब गोविंदपुरा में किसानों की सभा होती है तो वह एक अंग्रेज अधिकारी जिसका क्या नाम है, ट्रेंच, ये वही ट्रेंच है जिसने इस किसानों और सामंत अनूप सिंह के समझौते को क्या कहा था, बोल्शेविक समझौता कहा था। इस किसानों की सभा पर ट्रेंच क्या कर देते हैं, फायरिंग कर देते हैं। इस फायरिंग के अंदर दो किसान शहीद हो जाते हैं। जिन दो किसानों का नाम आपने पढ़ा होगा, एक किसान का नाम है रूपाजी धाकड़, क्योंकि बेगू किसान आंदोलन कौन से किसानों द्वारा चलाया जा रहा था, धाकड़ किसानों द्वारा। तो दो किसान रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़, ये दो किसान क्या हो जाते हैं, गोविंदपुरा हत्याकांड में शहीद हो जाते हैं। और इस समझौते, यह हत्याकांड कब होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 13 जुलाई 1923 को यह हत्याकांड होता है। तो आपको इस हत्याकांड की डेट भी ध्यान रखनी है कि बेगू किसान आंदोलन के दौरान जो हत्याकांड होता है वह कब होता है, तो बेगू किसान आंदोलन के दौरान हत्याकांड 13 जुलाई 1923 को होता है। कौन से दो किसान शहीद होते हैं, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। कौन अंग्रेज अधिकारी इस पर फायरिंग करता है, तो ट्रेंच इस पर फायरिंग करता है। इसके बाद में, इस हत्याकांड के बाद में इस आंदोलन को थोड़ा और अधिक सुसंगठित ढंग से चलाया जाता है। लेकिन साथ के साथ में क्या होता है कि 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक है वह क्या हो जाता है, गिरफ्तार हो जाता है। यानी कि इस हत्याकांड के 2 महीने बाद ही विजय सिंह पथिक गिरफ्तार हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस आंदोलन के नेता कौन थे, रामनारायण चौधरी, और बिजूले किसान आंदोलन के नेता कौन है, विजय सिंह पथिक। यह दोनों व्यक्ति एक संगठन से जुड़े हुए हैं। उस संगठन का क्या नाम है, राजस्थान सेवा संघ नाम का एक संगठन है जिसके यह दोनों व्यक्ति उससे जुड़े हैं। और राजस्थान सेवा संघ ने राजस्थान में किसान आंदोलनों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन जब पथिक जी भी गिरफ्तार हो जाते हैं, प्लस रामनारायण चौधरी जी भी अलग संगठन ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद में यह आंदोलन क्या है कि धीरे धीरे क्या पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। कौन सा आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन। तो इसमें प्रमुखता घटना आपको याद रखनी है कि अगर हम बात करें कि बेगू किसान आंदोलन है, अगर इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में याद करें तो आपको बस इतनी सी पॉइंट याद रखना है कि 1921 में कहां से चालू हुआ था, मैनाल से। मैनाल में कौन से, भैरूकुंड, मैनाल के भैरूकुंड से यह चालू हुआ था। प्लस बेगू के जो सामंत थे उनका क्या नाम था, तो पहले आपको ध्यान रखना है कि पहले सामंत का नाम था अनूप सिंह, पहले सामंत का नाम था अनूप सिंह। बाद में दूसरे नए सामंत कौन बनाए जाते हैं, अमृतलाल। प्लस इस किसान आंदोलन के जो नेता हैं वह कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है कि नेता कौन थे, रामनारायण चौधरी। इन दोनों के बीच में समझौता कौन करवाता है, कौन, अनूप सिंह और
रामनारायण चौधरी के बीच में समझौता कब होता है? 1922 में। कौन करवाता है ये समझौता? तो आपको ध्यान रखना है कि विजय सिंह पथिक इस समझौते को करवाता है। और इस आंदोलन से रिलेटेड एक चीज आपको, एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है, एक हत्याकांड, कौन सा हत्याकांड है? गोविंदपुरा हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड है? गोविंदपुरा हत्याकांड। कब हुआ था? अभी हमने डेट याद की थी, 13 जुलाई 1923। कौन से किस अधिकारी ने इस हत्याकांड में फायरिंग की थी? ट्रेंच ने फायरिंग की थी। 2 किसान इस हत्याकांड में क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। तो बेगू किसान आंदोलन के बारे में आपको बस इतने से की पॉइंट्स याद रखने हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा हम आगे की अगर बात करें कि बेगू किसान आंदोलन के जो और अन्य केंद्र कौन से थे, तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो बेगू में चांदखेड़ी जगह पड़ती है और दूसरी मंडावरी। यह 2 जगह हैं जहां पर बेगू किसान आंदोलन का और प्रभाव था। और अगर स्टार्टिंग का पॉइंट देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? मैनाल। और प्लस अन्य केंद्र की बात करें तो चांदखेड़ी और मंडावरी, इनके 2 अन्य केंद्र है। अब हमने मेवाड़ रियासत के बारे में किसान आंदोलन पढ़े थे, तो मेवाड़ रियासत में 2 बड़ी ऐसी जागीर थी जहां पर किसान आंदोलन हुए। एक तो हमने देखा था बिजोलिया, एक तो हमने कौन सा देखा था? बिजोलिया। और दूसरी कौन सी जागीर देखी है? बेगू, जहां पर क्या होता है? किसान आंदोलन होता है। लेकिन जो खालसा क्षेत्र होता है किसी भी रियासत का, जो खालसा क्षेत्र है, खालसा क्षेत्र जहां पर यानी कि सीधा डायरेक्ट किसका अधिकार है? राजा का अधिकार है। उन खालसा क्षेत्रों में भी मेवाड़ के अंदर क्या होता है? किसान आंदोलन स्टार्ट होता है। अब कौन कौन से ऐसे खालसा क्षेत्र थे जिनके अंदर किसान आंदोलन स्टार्ट हुए थे? तो देखते हैं कि खालसा क्षेत्र के किसान आंदोलन अप्रैल 1921 में, खालसा क्षेत्र के किसान आंदोलन अप्रैल 1921 में स्टार्ट होता है। कौन से स्थान पर? उदयपुर में यह किसान आंदोलन स्टार्ट होता है। कौन से किसान? जाट किसानों द्वारा यह आंदोलन स्टार्ट किया जाता है। कब? अप्रैल 1921 में यह आंदोलन स्टार्ट किया जाता है। अब इस आंदोलन की सक्सेस के लिए या किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए क्या करते थे? मीटिंग करते थे, सम्मेलन बुलाते थे, सभा बुलाते थे। वैसे ही जब खालसा क्षेत्रों में किसान आंदोलन होता है तो सबसे पहले पोडोली में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? दिसंबर 1921 में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। उस सम्मेलन के क्या महत्वपूर्ण निर्णय रहते हैं? कि सबसे पहले निर्णय कि आंदोलन को किसके तर्ज पर चलाया जाएगा? तो बिजोलिया किसान आंदोलन की तर्ज पर। कौन से आंदोलन को? जो खालसा क्षेत्र का, उदयपुर वो क्षेत्र का जो आंदोलन है उसको बिजोलिया आंदोलन की तर्ज पर चलाया जाएगा। प्लस जो अगला सम्मेलन है वह कहां पे बुलाया जाएगा? वह मातृकुंडिया, उदयपुर में एक स्थान पड़ता है, कौन सा? मातृकुंडिया। वहां पर क्या किया जाएगा? अगला सम्मेलन किया जाएगा। और मातृकुंडिया को क्या बोलते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। कि मातृकुंडिया एक धार्मिक धार्मिक स्थल है राजस्थान का, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। तो कौन सा सम्मेलन है? पोडोली सम्मेलन। कहां पे किया जाता है? उदयपुर में। कब? दिसंबर 1921 में। इस सम्मेलन के क्या महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं? बिजोलिया की तर्ज पर किसान आंदोलन चलाया जाएगा। प्लस अगला सम्मेलन कहां पे आयोजित किया जाएगा? मातृकुंडिया, जिसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। अब अगला सम्मेलन अब कहां पे होता है इनका? मातृकुंडिया में अगला सम्मेलन होता है। कब होता है? मई 1922 में। कौन अब इस सम्मेलन के दौरान क्या होता है कि जो किसान होते हैं उनकी क्या की जाती है? अधिकांश मांगे स्वीकार कर ली जाती है। और जो इनकी सबसे प्रमुख मांग थी वह थी अफीम की खेती का मुआवजा। क्योंकि उदयपुर क्षेत्र में आज भी सबसे ज्यादा किसकी खेती की जाती है? अफीम की। और किसानों को उस समय क्या चाहिए था? अफीम खेती का मुआवजा। तो एक तो अफीम खेती का मुआवजा दिया गया, प्लस किसानों की जो अन्य मांगे थी उनको भी क्या कर लिया गया था? उनको भी स्वीकार कर लिया गया था। यह कौन से सम्मेलन के दौरान होता है? मातृकुंडिया सम्मेलन के दौरान। और अगर इनके प्रमुख नेता की बात करें तो प्रमुख नेता कौन थे? तो गोकुल जी जाट। क्योंकि यह आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा था? जाट किसानों के द्वारा। तो इनके प्रमुख नेता कौन थे? गोकुल जी जाट इनके प्रमुख नेता थे। तो खालसा क्षेत्र में हमने आंदोलन पढ़े थे कि मेवाड़ रियासत में, मेवाड़ रियासत में 3 जगह आंदोलन होता है। मेवाड़ रियासत के हमने 3 जगह आंदोलन पढ़े। सबसे पहले कौन सा आंदोलन पढ़ा था हमने? बिजोलिया, बिजोलिया किसान आंदोलन। हमने कितने चरणों में पढ़ा था बिजोलिया किसान आंदोलन? हमने 3 चरणों में बिजोलिया का किसान आंदोलन पढ़ा था। पहले चरण में इसके प्रमुख नेता कौन थे? साधु सीताराम दास।
पहले चरण में हमने कौन से नेता पढ़े थे? साधु सीताराम दास। दूसरे चरण में कौन इससे जुड़ जाते हैं? विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। और तीसरे चरण में भी ये रहते हैं, लेकिन 1927 में यह इस आंदोलन से अलग हो जाता है। बाद में तीसरे चरण में कौन आते हैं? तो हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय दूसरे चरण में आता है। हेलो हेलो, अभी क्लास में हूँ अभी। बाद में तीसरे चरण में कौन से नेता जुड़ जाते हैं? हरिभाऊ उपाध्याय। इसके अलावा हमने दूसरा आंदोलन मेवाड़ रियासत में पढ़े थे, वह कौन सा था? बेगू का किसान आंदोलन, जिसके नेता कौन थे? राम नारायण चौधरी थे। कब स्टार्ट होता है? 1921 में मैनाल के भैरवकुंड से। और खालसा क्षेत्र में हमने पढ़ा था उदयपुर में जो किसान आंदोलन हुआ था, किसके द्वारा किया जाता है? जाट किसान द्वारा। यह भी कब स्टार्ट होता है? 1921 में। इसके प्रमुख नेता कौन थे? गोकुल जी जाट। तो आपको मोस्टली ये पूछेगा कि कौन से प्रमुख नेता थे, कब स्टार्ट होता है। और बेगू किसान आंदोलन से रिलेटेड थोड़ा एक फैक्ट हमने और देखा था कि इसमें कौन सा हत्याकांड होता है? गोविंदपुरा हत्याकांड। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा हत्याकांड होता है? गोविंदपुरा हत्याकांड। और अगर सम्मेलन की बात करें तो उदयपुर खालसा क्षेत्र में 2 सम्मेलन होते हैं। पहला सम्मेलन कौन सा होता है? पोडोली का सम्मेलन। कब होता है? पोडोली का सम्मेलन होता है दिसंबर 1921। दिसंबर 1921 में इस सम्मेलन का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। और अगला सम्मेलन कौन सा होता है? अगला सम्मेलन होता है मातृकुंडिया। मातृकुंडिया का सम्मेलन किया जाता है। कब किया जाता है? यह मई 1922 में यह सम्मेलन किया जाता है, जिस दौरान अधिकांश मांगे मान ली जाती हैं और इस आंदोलन की क्या की जाती है? समाप्ति की जाती है। तो ये अभी हमने किसके देखे थे? ये मेवाड़ रियासत के हमने क्या देखे थे? आंदोलन देखे थे। उसके अलावा क्या और रियासतें थी जहां पर किसान आंदोलन स्टार्ट हुए थे? तो एक हम पढ़ते हैं बूंदी का किसान आंदोलन। यह किसान आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? तो गुर्जर किसानों के द्वारा किया गया था। अब आपको ध्यान देने की बात ये है कि पहले आंदोलन कहाँ पे स्टार्ट होता है? बिजोलिया में। बिजोलिया की देखा देखी में आसपास के क्षेत्रों में, मेवाड़ रियासत के आसपास के क्षेत्रों में आंदोलन स्टार्ट होता है। अब मेवाड़ से बाहर राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी अगर कहीं आंदोलन हो रहा है तो वहां पर भी कहीं ना कहीं बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता या बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर ही वह आंदोलन होता है। वैसे ही यह बूंदी का जो किसान आंदोलन है, इसको स्टार्ट करने का सबसे बड़ा श्रेय किसको दिया जाता है? साधु सीताराम दास को। और यह आंदोलन कौन से किसानों द्वारा? गुर्जर किसानों के द्वारा यह आंदोलन स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इस आंदोलन के कारण क्या थे। तो कारण थे कि टैक्स। सबसे बड़ा कारण क्या था? टैक्स। कितने प्रकार के? 25 प्रकार के टैक्स। कि बूंदी में कितने प्रकार के टैक्स वसूले जाते थे? बूंदी में 25 प्रकार के टैक्स वसूले जाते थे। बिजोलिया और बेगू में कितने प्रकार के टैक्स वसूले जाते थे? ये अभी हमने बात की थी। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि बिजोलिया में कितने टैक्स थे और बूंदी में कितने टैक्स थे। और वैसे सॉरी, बेगू में कितने टैक्स थे। अब बूंदी की हम बात करें तो बूंदी में कितने प्रकार के टैक्स? 25 टैक्स। और मैंने आपको बताया था कि किसान आंदोलन में 2-3 जो कारण है वह बिल्कुल सेम है। कौन सा? भू राजस्व, लाटा कुंता, बेगार। लेकिन बूंदी में कुछ और भी टैक्स वसूले जा रहे थे। सबसे पहला था युद्ध कर, कि अगर राजा या सामंत युद्ध लड़ रहा है तो उसका भी कर कौन देगी? जनता देगी। प्लस जनता जो अपने मवेशियां जो चारागाह में चराती है उसके लिए कौन सा टैक्स लगाया गया था? चराई का कर। और प्लस बूंदी की जनता सबसे ज्यादा किससे परेशान थी? बूंदी की जनता सबसे ज्यादा परेशान थी करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार से। तो हमने दोनों ही चीजें देखी यहाँ पे कि बूंदी में एक तो क्या वसूला जाता था? युद्ध कर। प्लस चराई कर भी यहाँ पे वसूला जाता था। इसलिए भी यह आंदोलन क्या हुआ था? उग्र हुआ था। अब बिजोलिया किसान आंदोलन के जो नेता थे कौन? साधु सीताराम दास जी। वह 1920 में बूंदी आते हैं और यहाँ पर आकर क्या करते हैं? किसान पंचायत का गठन करते हैं, जिसको किस नाम से जानते हैं? डाबी किसान पंचायत के नाम से जानते हैं। तो आपको फैक्ट याद रखना है कि 1920 में कौन सी किसान पंचायत का गठन किया गया था? डाबी किसान पंचायत। ये फैक्टों को अगर आप अलग अलग लिखेंगे तो थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि ये सीधा वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जाता है। कौन सी किसान पंचायत का गठन किया गया था? डाबी किसान पंचायत का। किसके द्वारा किया गया था? साधु सीताराम दास। किसके द्वारा इसका गठन किया गया था? साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास के द्वारा किसका गठन? डाबी किसान पंचायत का गठन किया गया था 1920 में। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वे कौन बनाए गए थे?
हरला भड़क इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। किसमें? बूंदी किसान आंदोलन में। अब बूंदी किसान आंदोलन में और क्या घटनाक्रम हुए थे, तो ध्यान रखना है कि यह स्टार्ट कब से हुआ था? 1922 से बूंदी का किसान आंदोलन स्टार्ट होता है। और किसान आंदोलन को कैसे स्टार्ट करते हैं कि वह बूंदी की जो सार्वजनिक चारागाह है वहां पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं, क्योंकि बूंदी द्वारा क्या लगाया गया था? चराई कर लगाया गया था, इसलिए ये अपने मवेशी चरा नहीं सकते थे। अगर मवेशी चराएं तो उसके बदले इनको टैक्स देना पड़ता है, इसलिए गुस्से में किसानों ने क्या किया? सबसे पहले सार्वजनिक चारागाह पर ही अधिकार कर लिया। क्या? इस चराई कर के विरोध में और अपने मवेशियों को चारा पाने की व्यवस्था के लिए। प्लस सरकारी अदालतों का क्या कर दिया गया था? बहिष्कार कर दिया गया था कि वह कोई भी न्याय मांगने जाए तो वह कहां पर जाते थे? पहले सरकारी अदालतों में। लेकिन किसान आंदोलन के दौरान सरकारी अदालतों का बहिष्कार कर दिया। और प्लस इन्होंने थोड़ी जन जागृति का काम किया। कैसे? कि अन्य गांवों में किसान पंचायतों का गठन किया। कि इन्होंने खुद ने कौन सी किसान पंचायत बनाई थी? डाबी। इनकी पंचायत का क्या नाम था? डाबी किसान पंचायत। लेकिन इन्होंने जो अन्य गांव थे वहां पर भी जा जाकर क्या किया गया था? वहां पर भी जा जाकर किसान पंचायतों का गठन किया था। कि अन्य गांव में भी किसान पंचायतों का गठन किया था। प्लस सार्वजनिक चारागाहों पर अधिकार कर लिया और सरकारी अदालतों का क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया गया था। अब जैसे अन्य कौन से, जैसे एक बरड़ गांव, बरूगन गांव और गरदड़ा जैसे गांवों में क्या किया? इन्होंने अलग अलग गांव में जाकर किसान पंचायतों का गठन किया। अब जब किसान पंचायतों का गठन किया तो क्षेत्र में जन जागृति आई, ज्यादा से ज्यादा किसान यहाँ पर जुड़े। अब ज्यादा से ज्यादा किसान जुड़ेंगे तो उनको गाइडेंस करने के लिए क्या किया जाएगा? गाइडेंस करने के लिए मीटिंग से आयोजित की जाएंगी, सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। वैसे डाबे में एक किसान सभा चल रही थी। उस किसान सभा पर एक इकराम हुसैन नाम का एक अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी रहता है। वह क्या करता है? फायरिंग करता है, जिसमें 2 किसान शहीद होते हैं। वह किसान कौन है? नानक भील और देवीराम गुजर। ये 2 किसान शहीद होते हैं। और जिस समय देवीराम गुजर जी के गोली लगते हैं, वह उस समय कौन सा गीत गा रहे होते हैं? तो वह उस समय झंडा गीत गा रहे होते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि हमने बिजोले किसान आंदोलन में एक नेता पढ़े थे, माणिकलाल वर्मा जी। माणिकलाल वर्मा जी ने एक गीत लिखा है, उस गीत का नाम है अर्जी। यह अर्जी गीत किसकी याद में लिखा है? तो नानक जी भील, जो कि किस आंदोलन से संबंधित है? बूंदी आंदोलन से संबंधित है। जो कि बूंदी आंदोलन में डाबी हत्याकांड में शहीद हुए थे, उनकी याद में माणिकलाल वर्मा जी ने कौन सा गीत लिखा है? अर्जी गीत उनकी याद में लिखा है। और हम बात करें जो बूंदी किसान आंदोलन है, बूंदी किसान आंदोलन के जो प्रमुख नेता हैं वे कौन है? नैनूराम जी शर्मा, जो कि किसके सदस्य थे? राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। हमने पहले भी बात की थी कि इस संघ के किसान आंदोलन चलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। और हमने 2 और सदस्य इसके बारे में पढ़े थे। कौन? विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी जी भी कौन से संघ के सदस्य थे? राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे, जो कि कब समाप्त हो गया था? 1927 में समाप्त हो गया था। अब बूंदी किसान आंदोलन के नेता भी कौन है? नैनूराम शर्मा जी। कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं? राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए हैं। जैसे 1927 में यह संगठन समाप्त होता है, स्वतः ही आंदोलन भी क्या हो जाता है? आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। तो आपको बूंदी किसान आंदोलन में ध्यान रखनी है। बूंदी किसान आंदोलन में सबसे पहले तो रीजन की बात करें तो कितने प्रकार के टैक्स हैं? 25 प्रकार के टैक्स हैं। हत्याकांड की बात करें तो कौन सा? सबसे पहले हम बात करें डाबे हत्याकांड। लेकिन उससे पहले हम बात करें कि डाबे किसान पंचायत कौन सा पंचायत है? डाबे किसान पंचायत गठन कब होता है? 1920 में। कौन करता है? साधु सीताराम दास जी द्वारा किया जाता है। आंदोलन की स्टार्ट कब से होती है? 1922 में। सबसे पहले क्या करते हैं? चारागाह पर अधिकार, चारागाह पर कब्जा। इसके अलावा क्या करते हैं? अदालतों का बहिष्कार, अदालतों का क्या कर देते हैं? बहिष्कार कर देते हैं। प्लस इसके अंदर और कौन सा हत्याकांड है? तो आपको ध्यान रखना है कि डाबे हत्याकांड इसके अंदर आपको याद रखना है, जिसके अंदर कौन से 2 नेता शहीद होते हैं? एक तो है नानक जी भील, नानक जी, और एक है देवीराम गुजर। देवीराम गुजर जी शहीद होने के दौरान कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा गीत गा रहे थे। और इनकी याद में माणिकलाल वर्मा ने कौन सा गीत लिखा है? अर्जी गीत लिखा है। प्लस इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे, इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वे कौन थे? नैनूराम शर्मा, जो कि कौन से संगठन से जुड़े हुए थे? तो आपको ध्यान रखना है कि वे राजस्थान सेवा संघ से जुड़े थे। राजस्थान सेवा संघ से, जो कि कब समाप्त होता है?
1927 में यह समाप्त हो जाता है, इसलिए आंदोलन भी स्वतः क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सबसे पहले हम बात करें कि डाबी हत्याकांड आखिर कब हुआ था, तो 2 अप्रैल 1923 को। डाबी हत्याकांड की अगर डेट भी आपको याद रखनी है, 2 अप्रैल 1923 को डाबी का हत्याकांड होता है। तो ये बूंदी का जो किसान आंदोलन है। और अगर टैक्स की बात करें कि इसके अलावा और कौन से टैक्स दिए जाते थे, तो युद्ध कर और एक चराई कर। तो बूंदी के किसान आंदोलन में याद रखने लायक जो भी पॉइंट्स हैं, वे सारे पॉइंट्स इतने हैं कि इतने की पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे तो ये एग्जाम के लिए इनफ है। तो अभी तक हम किसान आंदोलन की बात करें तो अभी हमने बिजोलिया, बेगू, खालसा क्षेत्र और बूंदी के किसान आंदोलन देखे। उसके अलावा हम देखते हैं कि और कौन कौन से क्षेत्रों में हुए थे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि बूंदी में जब यह 1927 में राजस्थान सेवा संघ के साथ में यह आंदोलन स्वतः समाप्त हो जाता है, लेकिन बाद में 1936 में इसका क्या होता है, सेकंड चरण स्टार्ट होता है। और सेकंड चरण स्टार्ट होने के लिए एक सम्मेलन कहाँ पे, हिंडोली में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। कब बुलाया जाता है, 5 अक्टूबर 1936 को यह सम्मेलन बुलाया जाता है। कौन से स्थान पर, तो हुडेश्वर मंदिर, एक हुडेश्वर महादेव मंदिर है जो कि कहाँ पर स्थित है, हिंडोली में स्थित है, जहाँ पर 500 मीणा प्लस गुजर शामिल हुए थे। अब मीणा प्लस गुजर, क्योंकि यह आंदोलन प्रमुखता चलाई कौन रहे थे, तो यह आंदोलन प्रमुखता गुजर किसानी चला रहे थे। कौन चला रहे थे, यह आंदोलन प्रमुखता गुजर किसानी चला रहे थे। प्लस इनमें मीणा भी शामिल थे, भील भी शामिल थे। इसलिए हुडेश्वर महादेव जो हिडोली सम्मेलन हुआ था, वहां पर कितने किसान शामिल हुए थे, 500 मीणा गुजर किसान वहां पर शामिल हुए थे। उसके अलावा और क्षेत्रों की बात करें तो हम बात करेंगे कि अलवर रियासत थी, वहां पर भी किसका प्रभाव देखा जाता है, किसान आंदोलन का प्रभाव देखा जाता है। लेकिन अलवर में 2 अलग अलग जगहों पर किसान आंदोलनों की शुरुआत होती है। सबसे पहले एक स्थान है नीमूचना। नीमूचना में किसानों, कौन से किसान, राजपूत किसानों द्वारा किसान आंदोलन की शुरुआत की जाती है। और इनके जो प्रमुख केंद्र हैं, अगर हम उन प्रमुख केंद्र की बात करें तो कौन से हैं, तो एक तो है बानसूर और दूसरा है थानागाजी। बानसूर और थानागाजी में यह आंदोलन किसके द्वारा, राजपूत किसानों के द्वारा आंदोलन नीमूचना में स्टार्ट किया गया था। और दूसरा एक जो मेव किसान आंदोलन है, मेव एक समुदाय है जो कि अलवर के आसपास के क्षेत्रों में रहता है, उनके द्वारा राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़ और तिजारा, इन जगहों पर मेव किसानों के द्वारा कौन से आंदोलन अलवर रियासत में आंदोलन शुरू किए थे। तो एक एक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नीमूचना का किसान आंदोलन, जो कि किसके द्वारा किया जा रहा था, राजपूत किसान, किसके द्वारा किया जा रहा था, राजपूत किसानों के द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा था। अगर हम अभी थोड़े की पॉइंट्स की बात करें तो जैसे कि हमने देखा था कि बिजोलिया और बेगू है, बिजोलिया प्लस बेगू में कौन से किसानों के द्वारा आंदोलन चालू किया गया था, तो आपको ध्यान है धाकड़ किसान। उसके अलावा हमने कौन सा देखा था, खालसा क्षेत्र। खालसा क्षेत्र में भी कौन सा एरिया देखा था हमने, उदयपुर। वहां पर किसके द्वारा यह आंदोलन किया गया था, तो जाट किसान। इसके बाद हमने कौन सा देखा है, बूंदी का। बूंदी में किसके द्वारा यह किया जा रहा था, तो गुर्जर किसान। यानी कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग किसानों के द्वारा, अलग अलग जाति धर्म के किसानों के द्वारा क्या किया जा रहे थे, किसान आंदोलन किए जा रहे थे। इसका मतलब कि भले ही क्षेत्र अलग अलग हो, लेकिन सभी किसानों के राजस्थान में क्या थी, समस्या एक थी। और अब हम पढ़ रहे हैं अलवर, और अलवर में भी हम कौन से क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, अलवर में भी हम पढ़ रहे हैं नीमूचना। नीमूचना किसान आंदोलन, जहां पर किसके द्वारा, कौन से किसानों के द्वारा, राजपूत किसानों के द्वारा आंदोलनों की शुरुआत की जाती है। राजपूत किसानों के द्वारा किसकी शुरुआत की जाती है, आंदोलनों की शुरुआत की जाती है। ये आपसे, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये एग्जामिनर मिलान में भी पूछ सकता है। इसलिए भी हमें ये फैक्ट याद करना है कि आपको दे देंगे कि इन इन क्षेत्रों में क्या होता है, किसान आंदोलनों की स्टार्ट होती है। अब आप मिलान कीजिए कि कौन से किसानों के द्वारा यह किसान आंदोलन शुरुआत किए गए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि बिजोलिया और बेगू धाकड़ किसान, खालसा क्षेत्र जो उदयपुर था वहां पर जाट किसान, बूंदी में कौन, गुर्जर किसान, और अलवर नीमूचना में कौन है, राजपूत किसानों के द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा था। किनके द्वारा, राजपूत किसानों के द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा था। अब इस आंदोलन के कारण क्या थे कि उस समय जो राजा थे वह कौन थे, राजा जयसिंह थे। इन्होंने क्या कर लिया गया था, माफी भूमि को जब्त कर लिया गया था। माफी भूमि जब्त कर ली। अब आपके मन में सवाल होगा कि माफी भूमि आखिर होती क्या है। तो माफी भूमि का मतलब है कि पहले के जो राजा महाराजा थे वे ब्राह्मणों को या अपने राज्य के किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने कुछ अच्छा काम किया है, उसको इनाम स्वरूप में क्या करते थे, रुपए, मुद्रा, भूमि वगैरह देते थे। वैसे ही
जो दी जाने वाली भूमि इनाम के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर जो भूमि दी जाती थी, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको माफी भूमि के नाम से जाना जाता है। तो राजा जय सिंह जो कि कहाँ के राजा हैं? अलवर के राजा हैं। उन्होंने अपने पूर्वजों द्वारा जो माफी भूमि यानी कि जो भूमि दान में दी गई थी, उन सभी भूमि को क्या कर लिया था? जब्त कर लिया गया था। तो ये एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण था। प्लस जंगली सुअरों की समस्या क्या थी? अलवर में बहुत ज्यादा थी। जंगली सुअर जो कि किसानों की फसलों को नष्ट कर देते थे। इस कारण किसान किससे परेशान थे? जंगली सुअरों से भी परेशान थे। प्लस राजा जय सिंह ने ब्राह्मण और राजपूतों पर कितना परसेंट टैक्स? 40% टैक्स लगा दिया कि मेरे राज्य में जितनी भी जनता है उनमें सबसे ज्यादा टैक्स कौन देगा मुझे? ब्राह्मण और राजपूत देंगे। कितना प्रतिशत? 40% टैक्स लगा दिया। इस कारण ये सभी कारणों से अलवर में किसका शुभारंभ होता है? अलवर में राजपूत किसानों के द्वारा किसान आंदोलन की स्टार्टिंग होती है। अब इस किसान आंदोलन के दौरान और क्या क्या घटना होती है नीमू चना में? तो इसके नेता हैं वह कौन है? क्योंकि राजपूत किसान है तो राजपूत नेता ही है। तो माधो सिंह जी, अमर सिंह जी, गंगा सिंह जी और गोविंद सिंह जी क्या होते हैं? इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। और इसको समर्थन कौन करता है? तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। क्योंकि राजपूत किसानों द्वारा संचालित आंदोलन है और उस समय राजपूतों का सबसे बड़ा संगठन कौन सा था? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, जो इसको क्या करती है? इस आंदोलन को समर्थन देती है। और किसानों के द्वारा एक पर्चा प्रकाशित किया जाता है। किस नाम से? पुकार के नाम से एक पर्चा प्रकाशित किया जाता है। इसके द्वारा, किसानों के द्वारा। कौन से किसानों के द्वारा? अलवर नीमू चना के किसानों के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि इस आंदोलन का समर्थन कौन देता है? तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इस आंदोलन को समर्थन देती है। पर्चा कौन सा निकाला जाता है? तो पुकार नाम से पर्चा निकाला जाता है। कौन से आंदोलन में? नीमू चना किसान आंदोलन में। अब चूंकि नीमू चना जब किसान आंदोलन होता है तो वहां पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसान आंदोलन की तैयारी के लिए क्या किया जाएंगी? सभाएं, मीटिंग्स की जाएंगी। वैसे नीमू चना में किसानों द्वारा मीटिंग आयोजित की जाती है। कब की जाती है? 14 मई 1925 को। वहां पर एक साधु सिंह नाम का एक अधिकारी, जो कि अंग्रेजों का एक कमांडर होता है, वह वहां पर फायरिंग कर देता है और इसमें 156 किसान शहीद हो जाते हैं। कौन से हत्याकांड में? नीमू चना हत्याकांड में। कितने किसान शहीद होते हैं? 156 किसान शहीद होते हैं। फायरिंग का ऑर्डर कौन देता है? साधु सिंह नामक अधिकारी फायरिंग का ऑर्डर देता है। अब नीमू चना में जब 156 किसान शहीद होते हैं तो देश के साथ साथ विदेशों में भी इस आंदोलन की क्या होती है? खबरें प्रकाशित होती है। वैसे एक यंग इंडिया न्यूज़पेपर है जिसमें इस हत्याकांड को क्या कहा गया है? दोहरी डायरशाही कहा गया है। डायरशाही का मतलब, जो कि जनरल डायर, जो कि किस हत्याकांड से संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। यह नीमू चना हत्याकांड भी एक तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह ही था, इसलिए यंग इंडिया न्यूज़पेपर इसको क्या बोलता है? इसको दोहरी डायरशाही बोलता है। और रियासत न्यूज़पेपर इसकी तुलना किससे करता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसकी तुलना करता है। और जो तरुण राजस्थान जो न्यूज़पेपर, जो राजस्थान का न्यूज़पेपर है, वह इस हत्याकांड को क्या करता है? सचित्र प्रकाशित करता है। कब करता है? 31 मई 1925 को। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि इसका नीमू चना हत्याकांड का जो सचित्र प्रकाशन होता है वह कौन से अखबार में होता है? तो आपको ध्यान रखना है तरुण राजस्थान। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन से अखबार में होता है? तरुण राजस्थान में। और कब होता है? तो आपको डेट भी ध्यान रखनी है कि 31 मई 1925। 31 मई 1925 को इस हत्याकांड का क्या होता है? सचित्र प्रकाशन। कौन से अखबार में? तरुण राजस्थान न्यूज़पेपर में इस हत्याकांड का सचित्र प्रकाशन होता है। उसके बाद में जो अलवर का एक दूसरा हिस्सा है वह कौन सा है? मेव का। तो हम पढ़ेंगे मेव आंदोलन के बारे में। उसके भी कारण है। सबसे पहले भू राजस्व अधिक। प्लस यह भी अलवर का क्षेत्र है और अलवर में राजपूत किसानों की भी एक समस्या क्या थी? जंगली सुअरों की समस्या। तो यहाँ पर भी उन किसानों की समस्या क्या है? जंगली सुअरों की समस्या। प्लस मस्जिदों पर सरकारी नियंत्रण था, वह क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब में क्या किया जाए? मुस्लिमों की संख्या को बढ़ाया जाए। यानी कि एक कारण क्या था कि मस्जिदों पर सरकारी नियंत्रण है उसको खत्म किया जाए और गवर्नमेंट जॉब में मुस्लिमों को ज्यादा मौके दिए जाए। प्लस किसको बढ़ावा दिया जाए? जो मुसलमानों की ऑफिशियल लैंग्वेज है, कौन सी? उर्दू, उसको बढ़ावा दिया जाए। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह मेव आंदोलन कौन से किसानों के द्वारा स्टार्ट किया गया था? मुस्लिम किसानों के द्वारा। तो यहाँ पर कौन से किसान है? मुस्लिम किसान है। हमने अभी लिस्ट देखी थी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किसानों के द्वारा यह आंदोलन शुरुआत की जाती है। तो अलवर का ही एक दूसरा क्षेत्र कौन सा? मेव, जहाँ पर कौन से किसान? मुस्लिम किसानों के द्वारा क्या किया जाता है? किसान आंदोलन किया जाता है। कौन से किसान है? मेव क्षेत्र में मुस्लिम किसान द्वारा, जहाँ पर क्या किया जाता है?
किसान आंदोलन स्टार्ट किया जाता है। और उनकी प्रमुख समस्या क्या थी कि भू राजस्व अधिक है, जंगली सूअरों की समस्या है, प्लस मस्जिदों पर सरकारी नियंत्रण खत्म हो, गवर्नमेंट जॉब में मुसलमानों को ज्यादा भागीदारी दी जाए और उनकी जो लैंग्वेज है उर्दू उसको ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। और अगर हम बात करें कि इस आंदोलन के नेता, चूंकि मुस्लिम किसानों द्वारा यह आंदोलन स्टार्ट किया जाता था, इसलिए इस आंदोलन के नेता भी कौन रहेंगे, मुस्लिम रहेंगे। तो यासीन खान जो कि कहाँ के रहने वाले थे, गुरुग्राम के, सैयद भीख नारंग, मोहम्मद अली और मोहम्मद हादी, ये इस आंदोलन के क्या थे, प्रमुख नेता थे। अब जैसे कि हमने राजपूत किसानों को पढ़ा था कि उनको समर्थन किसने दिया था, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने। वैसे ही इस मेव किसान आंदोलन को समर्थन कौन देता है, तो अंजुम एक खादिम उल इस्लाम, एक मुस्लिम संगठन है, वह इसको क्या करता है, वह इस आंदोलन को समर्थन देता है। प्लस एक दूसरा संगठन है जमीयत तबलीगी उल इस्लाम, जो अभी हमने कोविड काल में एक संगठन का नाम आपने बहुत नाम सुना होगा, तबलीगी जमात, यह वही संगठन है। कौन सा, जमीयत ए तबलीग उल इस्लाम, यानी कि इसको हम बोलेंगे तबलीगी जमात। ये वही संगठन है जो हमारे कौन से आंदोलन को समर्थन कर रहा है, तो यह मेव आंदोलन को समर्थन कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि अलवर में दो आंदोलन होते हैं, पहला राजपूत किसान करते हैं जिसको अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का समर्थन प्राप्त है, प्लस दूसरा मेव में मुस्लिम किसान करते हैं जिसको अंजुम खादिमुल इस्लाम संगठन, दूसरा संगठन है जमीयत ए तबलीग उल इस्लाम संगठन, ये इसको क्या करते हैं, समर्थन प्राप्त करते हैं। अब जब यह किसान आंदोलन होता है तो इस मेव किसान आंदोलन के लिए क्या करते हैं, जयसिंह जी द्वारा एक जांच आयोग का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। और उस जांच आयोग में सदस्य कौन होते हैं, दुर्जन सिंह, गणेशी लाल और गजनाफर अली इस जांच आयोग के क्या रहते हैं, सदस्य रहते हैं। लेकिन किसानों के द्वारा इस जांच आयोग का क्या कर दिया जाता है, किसानों के द्वारा इस जांच आयोग का बहिष्कार कर दिया जाता है। किसके कहने पर, जो इनके नेता थे, कौन थे, यासीन खान जो इनके नेता थे, उनके कहने पर इस जांच आयोग का क्या कर दिया जाता है, बहिष्कार कर दिया जाता है। और इसके बाद में, इस जांच आयोग के बहिष्कार के बाद में जो आंदोलन है वह क्या हो जाता है, हिंसक और सांप्रदायिक हो जाता है। हिंसक यानी कि दंगे फसाद, और सांप्रदायिक का मतलब होता है कि उसमें धर्म का एंगल देना। अब धर्म का एंगल जो भारत में है, क्या हिंदू और मुस्लिम, यानी कि यह आंदोलन अब किस में कन्वर्ट हो जाता है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में यह आंदोलन कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेव किसान आंदोलन में हमने 4 क्षेत्र पढ़े थे कि मेव किसान आंदोलन में जो 4 क्षेत्र कौन कौन से थे, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़ और तिजारा। जब यह आंदोलन सांप्रदायिक हो जाता है तो तिजारा में क्या हो जाते हैं, तिजारा में दंगे भड़क जाते हैं। तिजारा में क्या हो जाता है, दंगे भड़क जाते हैं, किसके नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर। अब जैसे ही तिजारा में दंगे भड़क जाते हैं तो तिजारा में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसको उस समय के राजा कौन, अलवर के जयसिंह जी से स्थिति संभले नहीं, तो अब कौन इसमें इंटरफेयर करता है, अंग्रेज इसमें इंटरफेयर करते हैं और यह तिजारा के दंगों को शांत करते हैं। और साथ के साथ में क्या करते हैं, अलवर के राजा जयसिंह को अपने पद से हटाकर अलवर को सीधा अपने अंडर में लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे आंदोलन हिंसक और सांप्रदायिक होता है तो क्या होता है कि तिजारा में सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। जैसे सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो अंग्रेजों ने तिजारा और अलवर का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर सबसे पहले क्या करते हैं, जयसिंह जी को हटा देते हैं और अलवर को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अब अलवर किसके कंट्रोल में आ जाता है, तो अलवर अब अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता है। इसलिए तो जब राजस्थान का एकीकरण होता है तो उसमें सबसे पहली रियासत जो जुड़ने वाली रियासत है वह कौन सी रियासत होती है, वह अलवर होती है, क्योंकि अलवर किसके कंट्रोल में रहती है, आजादी के समय में, आजादी के समय में अलवर अंग्रेजों के कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि उनके राजा को, तो अलवर के जो राजा को तो अंग्रेज ऑलरेडी हटा देते हैं। तो अभी हमने देखा था कि किसान आंदोलन कवर किए। तो अभी हमने आज की क्लास में बेगू के बाद हमने पढ़ा था बूंदी, और बूंदी के बाद में हमने थोड़ा खालसा क्षेत्र भी पढ़े थे, प्लस अलवर में भी जो हमने 2 क्षेत्रों में किसान आंदोलन पढ़े थे उन सभी के बारे में चर्चा की थी। आगे की रिवीजन क्लास में हम देखेंगे कि और बाकी के ऐसे कौन से क्षेत्र थे जहां पर भी राजस्थान में किसान आंदोलन हुए थे। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और आप सभी को और भी हमारी रैपिड रिवीजन की वीडियो चाहिए तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद आप सभी।